हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। और ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास है। तो फिलहाल ये बात करते हैं ये अकॉर्डिंग टू JNVU सेकेंड सेमेस्टर MA वालों के लिए। और BA के सेकेंड सेमेस्टर की बात करें तो RU यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी, MLSU और MDSU, इन अलग अलग विश्वविद्यालय के लिए सेकेंड सेमेस्टर में ये इम्पोर्टेंट है। तो ये टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मुझे आपके ही कमेंट और आपके ही सुझावों से मोटिवेट किया है कि सर इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें, तो देन ये आपके लिए। और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ऐसे ही आगे प्रेफरेंस करें, शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपको आगे टॉपिक लिए आने में। अन्यथा आपको टॉपिक ढूंढने में दिक्कत होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कौटिल्य के बारे में ये अपना नेक्स्ट वाला पार्ट है, क्योंकि इससे पहले हमने 2-3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, अलग अलग व्यवस्था बता दी है उनके बारे में। क्योंकि इससे लास्ट का वाला जो पार्ट था ना, उसमें हमने सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत समझा था, इसका सप्तांग सिद्धांत और राज्य उत्पत्ति के बारे में। अगर वो नहीं देखा है तो जरूर देखें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। देखिए आज हम पढ़ने वाले राजा के गुण, कर्तव्य एवं राजा वंशानुगत मतलब राजा निरंकुश होता है या उस पर नियंत्रण भी होता है, तो होता है तो किसका, एवं प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू कौटिल्य की बात करते हैं यहाँ पर। देखिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुण, यश गुण। तो देखिए कौटिल्य के अनुसार राजा उच्च कुल का हो। कौटिल्य के वर्ड में कह जा रहा है कि राजा है ना, वो उच्च कुल का होना चाहिए, ऊंचे घराने का होना चाहिए। उसमें देवी बुद्धि और शक्ति हो, यानी देवियों की बुद्धि यानी देवताओं की बुद्धि और शक्ति होनी चाहिए। इसके अलावा वह वर्तजनों की बात सुनने वाला हो, ऐसा नहीं कि एरोगेंट हो जाए, नहीं, उसे बुजुर्ग और वर्तजनों की बात सुननी चाहिए। इसके अलावा धार्मिक हो, यानी धर्म को मानने वाला हो, धर्म को संरक्षण देने वाला हो, सत्य भाषण करने वाला हो, यानी सही सत्य बात बोलने वाला हो, परस्पर विरोधी बातें ना करे, एरोगेंट यानी विरोधी बातें नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उसका लक्ष्य है ना, वो लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि हमेशा एक टारगेट है ना, वो बड़ा होगा तभी राजा अच्छे कर्तव्य की ओर बढ़ता है। उसमें उत्साह उत्साह मोटिवेशन है बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ताकि लोग उससे देखें, उससे सीखें। एवं सामंत राजाओं, यानी जो भी सामंत होते हैं, अगर राजा कमजोर हो जाते तो सामंत उसके ऊपर अधिकार कर लेते हैं। इसलिए राजा जो है वो सामंत सामंत जो होते हैं उनके सामंत, उन सामंतों को वश में करने में समर्थ हो, ऐसा राजा होना चाहिए। उसकी वृद्धि हो और वह और ताकत में वृद्धि करे, ये उसके स्वाभाविक गुण में होना चाहिए। उसकी परिषद जो होती है ना, वह छोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कार्य बड़ा है तो परिषद उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिसके ऊपर हम आगे बात करेंगे प्रशासन में। इसके अलावा वह नियंत्रण का पालन करने वाला हो, यानी जो भी नियंत्रण जो व्यवस्था है या बात करें कानूनी सिस्टम है, उसका पालन करने वाला हो। तो इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए प्यारे विद्यार्थियों, तो इस 3 लाइन में ही बहुत इजी और सिंपल में कौटिल्य के अकॉर्डिंग राजा के गुण हमारे सामने आ जाते हैं। वैसे गुण के बारे में तो बात करें कि वो दूरदर्शी होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा कहा कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और चापलूसा जैसी बातों से दूर रहते हुए उसके ऊपर नियंत्रण रखें, यानी वो स्वाभाविक नैतिक गुण जो है वो एक राजा में होना चाहिए। ये लाजमनीय है और यहाँ पर कहा भी गया। अब बात करते हैं कौटिल्य के अकॉर्डिंग राजा की कर्तव्य, एक राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए, ठीक है ना, यानी ड्यूटीज क्या होनी चाहिए, तो इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हम बात करते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि कौटिल्य ने जो कहा है कि प्रजा के सुख में राजा का सुख है, ये लाइन आप नोट कर सकते हैं। प्रजा के सुख में राजा का सुख है और प्रजा के हित में राजा का हित है। कौटिल्य कहता है कि प्रजा के सुख में राजा का सुख है और प्रजा के हित में राजा का हित है, और राजा के लिए प्रजा के सुख से भिन्न अपना कोई सुख नहीं है। प्रजा के सुख के भिन्न दूसरा कोई राजा का सुख नहीं है, प्रजा के सुख में ही उसका भी सुख है। इस प्रकार से यहाँ इस लाइन से ये एक आभास होता है कि कौटिल्य ने कहा है कि प्रजा की उन्नति और प्रजा का हित ही राजा की उन्नति और हित कहलाएगा, यानी राजा को अपने कर्तव्य का आभास कराते हुए कहा गया है। और एक चीज तो और भी बढ़िया कही है कौटिल्य ने कि राजा और प्रजा के अंतर्गत पिता और पुत्र का संबंध होना चाहिए, तभी वो संबंध अच्छे से निभाए जाएंगे और कर्तव्य पूर्ण होंगे। वापिस सुन लीजिएगा कि इस कर्तव्य प्रणेता को बताते हुए कौटिल्य ने कहा है कि राजा और प्रजा में पिता और पुत्र के संबंध होना चाहिए और यही उसके कर्तव्य को आभास करवाता है। तो ये आप समझ लीजिएगा, क्योंकि 2-4 बातें हैं
वो डायरेक्टली मैंने आपको समझाई है नोट किए बगैर, बट आप समझदार हैं ना, आप नोट कर ली होगी। आगे बात करते हैं सीधा कर्तव्य के ऊपर। तो हम ऐसे कुछ पॉइंट आपको लिखवा देते हैं जो राजा के एज ए कर्तव्य के रूप में आपके सामने आपको याद रखना है। सबसे पहले है, अकॉर्डिंग टू हम पॉइंट पॉइंट बढ़ते जाएंगे ताकि आपको याद करने में इजी होगा। वर्णाश्रम धर्म को बनाए रखना। वर्णाश्रम धर्म को बनाए रखना। देखो, वर्णाश्रम धर्म को बनाए रखना, इसका देखो सिंपल अगर मैं आपको एज ए उदाहरण मीन्स बताऊं तो ध्यान रखना कि राजा का देखो एक प्रमुख कर्तव्य होता है कि वो, जैसे अभी मैंने यहाँ पर भी आपको कहा था, जैसे धर्म के ऊपर देखो, यहाँ पर इस बात को नोट करके मैंने लिखा था कि धार्मिक, क्या धार्मिक हो, यानी राजा धर्म को संरक्षण देने वाला हो, धर्म विरोधी नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर कौटिल्य ने भी कहा है कि जिस राजा की प्रजा आर्य मर्यादा के रूप में व्यवस्थित होती है तो वह वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करती है। यानी कहने का मतलब आपको पता है, वर्ण व्यवस्था तो आपको पता है जो मैंने पहले बात करी थी। तो यहाँ पर ये कहा है कि एक राजा है, वह अपने कर्तव्यों को निभाए, उस अकॉर्डिंग उसकी वर्ण व्यवस्था और धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल वो कार्य करे और आचरण करे और सदैव ही प्रजा की प्रशंसा की प्रशंसा प्राप्त करे वो। और इसके लिए राजा को धर्म और वर्ण व्यवस्था जो होती है ना, अलग अलग वर्णों के लिए उनके जो सिस्टम, वो एक न्याय भी कह सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंग कार्य करना चाहिए। तो ये आप नोट कर लेना, वर्णाश्रम धर्म को बनाए रखना ये एक राजा का कर्तव्य होगा, वो खुद भी धार्मिक हो और लोगों को धर्म के प्रति आकर्षित करें। ठीक है। दूसरा जो आप कार्य इसमें याद रखें इंपॉर्टेंट रूप में कि भाई क्या कर्तव्य है, तो राजा का देखो, एक राजा होता है तो उसका काम होता है कि दंड व्यवस्था बनाए रखना। हाँ बिल्कुल, ये नोट कर सकते हैं आप। दंड व्यवस्था बनाए रखना। दंड व्यवस्था का मतलब होता है कि भाई जो कानूनी व्यवस्था होती है ना, जिसके अंदर कहें कि राजा का दूसरा एक महत्वपूर्ण कार्य होता है कि दंड व्यवस्था बनाए रखना, क्योंकि बिना दंड के लोगों के ऊपर उनके कर्तव्यों के ऊपर नियंत्रण नहीं होगा, क्योंकि हर जगह लोग अच्छे और बुरे होते हैं। अब बुरे लोगों को व्यवस्थित रखने के लिए दंड होना जरूरी है, क्योंकि अपर्याप्त वस्तु को अगर कोई जबरदस्ती प्राप्त करना चाहता है तो वो अपराध कहलाता है। यानी जो उसके हक का नहीं है, कोई उसे हक को मार लेता है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए कौटिल्य ने यहाँ पर कहा है कि राजा को दंड की व्यवस्था करनी चाहिए, न दंड अधिक दिया जाए न कम दिया जाए। शॉर्ट एंड इजी में कहे तो यथोचित दंड देने वाला राजा होना चाहिए। यानी राजा को दंड भी यथोचित, जितना उचित है वैसा ही, मतलब उतना ही दंड दिया जाना चाहिए। और इसके लिए दंड की अलग अलग बात करेंगे, दंड व्यवस्था का जब हम सिद्धांत पढ़ाएंगे तो उसमें बात करेंगे कि दंड के लिए क्या व्यवस्था बताई है कौटिल्य ने, ओके, अपने राजा के लिए, अपने एक राज्य के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो कार्य है इसका, आय व्यय संबंधी। आय व्यय संबंधी, बिल्कुल इसको नोट करें। देखिए, आय व्यय का मतलब ये है कि अब राजा है तो राज्य का सबसे परम सर्वोच्च अंग और परम व्यक्ति होता है, तो अब उसे ये पता होना चाहिए कि भाई राज्य में किस प्रकार से पैसा आ रहा है और जा रहा है। भले ही उसके लिए एक विभाग और तीर्थ यानी एक मंत्री रखे हो, लेकिन फिर भी राजा को आय और व्यय का पूरा हिसाब रखना चाहिए, क्योंकि राजा ही कर पूरा मतलब सिरमौर होता है राज्य का। इसलिए वह समाहर्ता के द्वारा जो आय व्यय का नियंत्रण, आय व्यय का कार्य किया जाता है तो उसके ऊपर भी नियंत्रण रखे। तो ये सिंपल है, तो इस पॉइंट में मुझे समझाने की आई थिंक जरूरत, लिखवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट सीधा सा क्लियर आपके सामने है। अब बात करें अगर फोर यानी चौथा जो कर्तव्य है एक राजा का, वो है नियुक्ति संबंधी। और ये तो होता ही है, क्योंकि एक राष्ट्र का जो प्रमुख नागरिक होता है ना, जैसे मैं बात करूँ राष्ट्रपति हो या राजा हो, तो वो राज्य में बड़े बड़े पदों के ऊपर सुसक्षम सुयोग्य व्यक्तियों को नियुक्त करता है। तो राजा का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कार्य होता है कि राज्य के जो प्रमुख प्रशासनिक पद है, जो जिम्मेदार पद है, उस पद पर राजा है वो क्या करेगा, राजा है वो उन्हें नियुक्त करेगा। क्या करेगा, नियुक्त करेगा। तो देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जो आप समझना है
क्योंकि एग्जाम में ये थोड़ा सा डाउट कहीं ना कहीं आ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा समझिएगा अच्छे से। यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि राजा है वो अमात्य, सेनापति और प्रमुख कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा, क्योंकि ये जरूरी भी है। राजा द्वारा प्रमुख पदाधिकारियों ठीक है ना, प्रमुख पदाधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा, जिसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो राजा है वो अमात्य है, सेनापति है, इसके अलावा बात कर दे कुछ प्रमुख कर्मचारी हैं जो अलग अलग विभाग के अंदर काम करते हैं, तो उन सभी कर्मचारियों की नियुक्ति है वो राजा या राजा के किसी व्यक्ति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। और इसके साथ साथ नियुक्त करना ही नहीं, जितने भी सभी कर्मचारी हैं उसके कार्यों का निरीक्षण करना और श्रेष्ठ कार्य करने वालों को प्रमोशन देना, जो आज के समय आप देखते हैं। 6 सिस्टम बताया गया है कौटिल्य ने कि राजा को कर्मचारी को नियुक्त करना है, उनके कार्य को देखना है और समय समय पर अच्छे कार्य करने वालों को पुरस्कृत करना है या प्रमोशन देना है। तो ये राजा का कर्तव्य होगा। बात करते 5वां कर्तव्य जो राजा के द्वारा निभाया जाना चाहिए, लोकहित और सामाजिक कल्याण संबंधी। लोकहित एवं सामाजिक कल्याण संबंधी, ये बिल्कुल एकदम सटीक और सही है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि राजा प्रजा की भलाई करने वाला हो। अभी जस्ट शुरुआत में कहा था कि प्रजा के हित में ही राजा का हित और प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। तो इसलिए राजा को लोकहित यानी लोगों के हित में और समाज को सुधारने के लिए, पूरे समाज को बेहतर बनाने के, उनके कल्याण के संबंध में वो कार्य करेगा। अब कैसे कार्य करेगा तो उसके संबंध में आपको बताएं कि वो अलग अलग, जैसे मान लीजिए उनके वसूली मतलब कर वसूल करता है, तो राजा को ये ध्यान रखना चाहिए कि कब कर वसूल करना है। अगर गरीब हैं, असहाय हैं, विकलांग हैं तो उनके लिए सुविधा उपलब्ध करवाएं, या यात्रियों के लिए विश्रामालय उपलब्ध करवाएं, सभा भवन बनाएं, और समय समय पर अकाल पड़ता है तो राजा के द्वारा उन्हें प्रबंध करवाया जाए। इसके अलावा जैसे बात करें तो यहाँ पे ये भी कहा गया है असहाय और गर्भवती स्त्रियों की उचित व्यवस्था करें, बच्चों का भरण पोषण करें, जिनके पास खेती की जमीन नहीं उन्हें खेती की जमीन उपलब्ध करवाएं। इसके अलावा कृषि के लिए बांध बनाना, जल मार्ग, स्थल मार्ग, बाजार उपलब्ध करवाना, और जितना हो सके दुर्भिक्ष के समय यानी अकाल के समय राजा जनता की जितनी सहायता करे उतना पुण्य राजा को मिलता है। यहाँ पर इसके बारे में कहा है। इसके अलावा कौटिल्य के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है जैसे अलग अलग खदानें होती है, उसमें काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनके संबंध में भी राजा है वो अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। यानी टोटल मिलाकर हम बात करें कि राजा वे सभी कार्य करें जिससे लोगों का और समाज का क्या हो, कल्याण हो। क्या हो? कल्याण हो। तो समझा दिया है आपको इस पॉइंट को मैंने, जो जो लिखी है, जो कहा है वो आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करें, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना होगा। समझना तो आपको आ जाएगा लेकिन एग्जाम में आपको लिखना होगा, तो इसलिए आप अपनी कॉपी में अगर इसको नोट करेंगे, जो मैं समझा रहा हूँ, ओरली भी समझा रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, नोट जरूर करें। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं राजा के कर्तव्य के रूप में छठा जो प्रमुख कर्तव्य है, और वो कर्तव्य तो राजा का सबसे जरूरी कर्तव्य भी माना जाता है, युद्ध करना। बिल्कुल, क्योंकि राजा की यश वृद्धि कब होगी? जब राजा युद्ध करेगा। क्या करेगा? युद्ध। देखो अब यहाँ पर मैं एक उदाहरण बताऊं कि राजा कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, उसमें कितने भाग अधिकरण हैं? 15 अधिकरण है। कितने अधिकरण है? 15 अधिकरण। इन 15 अधिकरण में से 9 अधिकरण जो हैं वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में युद्ध के संबंध में है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बुक में 15 अधिकरण, उसमें से 9 अधिकरण भले प्रत्यक्ष हो या परोक्ष रूप में वह युद्ध के संबंध में ही बातें कर रहे हैं। इसलिए यहां पर अगर मैं कहूं तो कौटिल्य ने यह भी कहा है कि युद्ध करना राजा का एक प्रमुख कार्य होगा। कौटिल्य, युद्ध करना राजा का प्रमुख कर्तव्य हो। ठीक है, यानी प्रमुख कर्तव्य की श्रेणी में आएगा। प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना। और कौटिल्य ने तो यहां तक भी कहा है कि जो युद्ध करता है विजुगिसु राजा के तौर पे यहाँ पर कहा गया है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में ये कहा है
कि एक ऐसा राजा हो, विजुगिसु राजा, नोट कर लीजिएगा क्योंकि शायद ही ऐसा पूछा जा सकता है। विजुगिसु, विजुगिसु राजा, यानी कौटिल्य ने कहा कि राजा एक विजुगिसु राजा हो। इसका मतलब ये होता है कि उसका उद्देश्य निरंतर नई भूमि प्राप्त करना, निरंतर नई भूमि प्राप्त करना। विजुगिसु राजा का मतलब वो राजा जो युद्ध में भाग लेता हो और नई भूमियों को अधिकार में करता हो। तो विजुगिसु राजा का मतलब युद्ध करेगा तभी तो नई भूमि प्राप्त होगी। इसी के अलावा यहाँ पर यह कहा कि राजा को हमेशा युद्ध की रणनीति बनाते हुए, सैनिकों की दक्षता को चेक करते हुए और हमेशा एक उच्च आदर्श लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए युद्ध में निरंतर उसे लगे रहना जरूरी है। क्योंकि वैसे देखा जाए तो मुझे बाकी काम भी करना, लेकिन युद्ध को इन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, ये चीजें तो यहाँ पर आ जाती है कि राजा के क्या कर्तव्य है। अब बात करते हैं कि राजा के ऊपर, राजा सप्तांग सिद्धांत में सर्वोच्च होता है, उनके आदेश सभी जनता को मानने होते हैं, वो सर्वोच्च है, उसके अधिकार कर्तव्य देवी, उसके अधिकार कर्तव्य है देवीय रूप में है और उसके एक देवता के स्वरूप में राजा बनाया गया। तो क्या उस शक्तिशाली, सर्वशक्तिशाली राजा के ऊपर भी कोई नियंत्रण है? तो आइए बात करते हैं अब इनके ऊपर। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली 30 चीज़ें अभी जो मैंने बताई हैं, इम्पोर्टेंट जो तर्क हैं और फैक्ट हैं, वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कौटिल्य के अकॉर्डिंग एक राजा के ऊपर क्या नियंत्रण होता है। क्या राजा बिना नियंत्रण के एक निरंकुश राजा होता है? कौटिल्य का राजा कैसा है, निरंकुश है या उसके ऊपर भी अंकुश है? उसके ऊपर भी क्या है, अंकुश है। तो बिल्कुल हम वही यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पॉइंट नोट करें कि क्या कौटिल्य का राजा क्या कौटिल्य का राजा निरंकुश है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी राजा की सत्ता पर कोई कंट्रोल है या नहीं, वही हम बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये बात तो सही है कि कौटिल्य का जो राजा है वो स्वाभाविक रूप में सर्वश्रेष्ठ, शक्तिशाली और उसके आदेश संपूर्ण जनता को मानना है, उसके आदेशों के खिलाफत कोई नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर तो राजा को ऐसे लगता है कि राजा निरंकुश है, सर्वशक्तिशाली है। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो कौटिल्य ने राजा के ऊपर कुछ ऐसे नियंत्रण रखे हैं जो शायद देखने में ना आए, लेकिन फिर भी राजा को नियंत्रण रखा जा सकता, वो निरंकुश नहीं है। तो ऐसे कौन से तर्क हैं, ऐसे कौन से फैक्ट हैं जिससे ये बताते हैं कि कौटिल्य का राजा निरंकुश नहीं है? चलो देखते हैं। पहला पॉइंट, क्योंकि हम पॉइंट से ही बात करेंगे तो इजी रहेगा। पहला है अनुबंधवाद। अनुबंधवाद को प्यारे विद्यार्थियों कहते हैं एग्रीमेंट, समझौता। कि भाई यहाँ पर कौटिल्य ने कहा कि लोगों ने राजा को स्वीकारा है कि भाई राजा आप हमारी सुरक्षा व्यवस्था करें, शांति बनाए रखें, हमारी संपत्ति की रक्षा करें, इसके बदले हम अपने सब अधिकार आपको सौंपते हैं। तो इस प्रकार से जनता ने अपना दिया सब कुछ, उसके बदले राजा ने उसको सेफ्टी की गारंटी दी, सुरक्षा की। तो कुछ दिया है, उसके बदले में उसको प्राप्त हुआ है। तो जब देने और लेने की बात आती है ना, तब वो होता है समझौता, तब होता है अनुबंध। तो इस प्रकार से अभी मैंने बताया अनुबंध। अनुबंध में क्या होता है कि लोगों ने कहा कि राजा जी आप हमारे सुरक्षा करेंगे, हमारी धन संपत्ति या एक प्रजा की रक्षा करेंगे, इसके बदले में आपको पूरा अधिकार मिलेगा हमारे ऊपर हर प्रकार की व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो अब यहाँ पर एक बात आ जाती है कि राजा उस अनुबंध की वजह पे है, यानी राजा को इस अनुबंध के अकॉर्डिंग प्रजा के हित में कार्य करना होगा, प्रजा की रक्षा करनी होगी। तो ये एक अनुबंध है और इस अनुबंध के विरुद्ध राजा नहीं जा सकता, वरना जनता है वो अनुबंध तोड़ सकती है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आई? यानी अनुबंधवाद है जिसमें मनुष्यों ने राजा की आज्ञा की पालन की प्रतिज्ञा लिए, यानी राजा से कहा कि हम आपकी आज्ञा की पालना करेंगे, आपकी जो भी आदेश होगा उसकी पालना करेंगे, लेकिन इसके बदले राजा जी आपको हमें वचन देना है कि आप हमारी और हमारे धन की रक्षा करेंगे। तो बस हो गई बात कि लोगों ने कुछ दिया है तो लोगों को कुछ मिला भी है, और वह है अनुबंधवाद। ठीक है, तो यहाँ पर अगर चाहे तो शॉर्ट में नोट करवा सकता हूँ।
सभी करेंगे, बदले में राजा जनता की एवं धन की सुरक्षा करेगा। तो ये हो गया अनुबंध बात। तो इस अकॉर्डिंग राजा मनमानी नहीं कर सकता है, नियंत्रण हो सकता है। दूसरा बात करते हैं धार्मिक नीति, नियम और रीति रिवाज। धार्मिक नीति, नियम एवं रीति रिवाज, यानी एक राजा है ना, वो धर्म के हाथों और रीति या बात करें रीति रिवाज के हाथों बंदिश है या उसके कर्तव्य हैं। क्योंकि अभी हमने कहा कि राजा धार्मिक हो, तो राजा के ऊपर धर्म के अनुसार कार्य करने का एक प्रभाव है या उसके ऊपर बल रखा गया है कि राजा अपने कार्य को करते हुए धर्मानुसार व्यवहार करे। और ये जो धर्म की बातें हैं, लोक मर्यादा की और रीति रिवाज की बातें हैं, ये राजा को गलत करने से रोकती है, अमर्यादित होने से या निरंकुश होने से रोकती है। ठीक है ना। तो इसलिए नोट कर लेना कि कौटिल्य ने शासक को सभी परिस्थितियों में धर्म के अधीन रहने की बात कही है, यानी धर्मानुसार व्यवहार, धर्म के अनुसार व्यवहार करना सभी परिस्थितियों में। कोष्टक में लिखा है सभी, यानी सभी परिस्थितियों में। इसके अलावा राजा के अधिकार धर्म, नैतिक नियम और देश काल और रीति रिवाज से सीमित हो जाते हैं, क्योंकि वह इसका पालन करने के लिए बाध्य है। यानी लोक मर्यादा रीति रिवाज है, तो उसके विरुद्ध राजा जा नहीं सकता, क्योंकि उसे इस लोक में इस जनता के समय जवाब देना होगा। तो इस प्रकार से ये ऐसे कुछ नैतिक उसूल है जो राजा उसको त्याग नहीं सकता, और इस अकॉर्डिंग ही राजा को अपने कर्तव्यों को करना होता है। और ये सीधे सीधे तौर पे कहें तो ये ऐसे कुछ लोक मर्यादाएं, रीति रिवाज है जो एक राजा पर क्या करती है, कंट्रोल करती है या राजा को नियंत्रण में रखती है। राजा को क्या करती है, नियंत्रण में रखती है। तो आगे बात करें, देखो यहाँ पर ये चीज तो आपको समझ में आ गई। दूसरी यहाँ पर बात करते हैं कि राजा को इसके तहत ये अनुशासन में रहने का कार्य होता है कि राजा अनुशासन में रहे और धर्म के अनुसार ही और धर्म के नियमों का और धर्म के अनुसार कार्य करे। तो ये स्वाभाविक रूप में राजा को मर्यादित बनाते हैं और नियंत्रित बनाते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो मंत्री परिषद की सत्ता। देखिए यहाँ पर कौटिल्य ने कहा है कि राजा है वो मंत्री परिषद से मंत्रणा जरूर करेगा, क्योंकि राज्य रूपी रथ के दो चक्र हैं। राज्य रूपी रथ के दो चक्र होते हैं। पहला तो है राजा और दूसरा है मंत्री परिषद। क्या है, मंत्री परिषद। इसलिए राजा को ये कहा गया कौटिल्य के अकॉर्डिंग, ये अपने विचारों में व्यक्त किया गया है कि राजा को लगभग विभिन्न सभी परिस्थितियों में मंत्रियों से मंत्रणा करनी चाहिए, क्योंकि अपनी शक्ति का यानी वह अकेले ही निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पर मंत्रियों से परामर्श किए बगैर राजा को कार्य न करने का बात कही गई है, परामर्श दिया गया। और कहा है कि कौटिल्य शासक को परामर्श दिया है, कौटिल्य ने शासक को परामर्श दिया है कि वह स्वयं की इच्छा के विरुद्ध एक बार मंत्रियों से परामर्श जरूर करें और बिना उसके कार्य न करें, और मंत्रियों के द्वारा दी गई परामर्श या उनके दिए गए जो उसूल हैं उसकी अवहेलना न करें, अन्यथा दुष्परिणाम हो सकता है। तो राजा को प्रभावपूर्ण शब्दों में चेतावनी दी है कि वह मंत्रियों की सलाह को माने, मंत्रियों के सलाह को बाध्य करें, और इसलिए एक परामर्शदात्री संस्था की भी बात करी गई है। तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि मंत्री परिषद जो है वो राज्य रूपी चक्र के महत्वपूर्ण अंग है। तो राजा को मंत्रियों के मंत्री परिषद की बात सुननी होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर फोर्थ पॉइंट के रूप में, तो जनता व जनमत का नियंत्रण। अब ये नियंत्रण तो सबसे बड़ा नियंत्रण होता है। क्यों? क्योंकि कौटिल्य ने शासक को जनता और जनमत के महत्व के प्रति सचेत किया और इस बात पर बल दिया है कि जनता के हित और दृष्टिकोण की अवहेलना
स्वयं उसके लिए गंभीर अपरिणाम को जन्म दे सकती है। इसलिए हमेशा हर परिस्थिति में शासक को जनमत की अवहेलना नहीं करनी है, जनता के विरुद्ध दंड की शक्ति का भी प्रयोग नहीं करना है, और इससे अगर ऐसा करते तो जनता घोर असंतुष्ट हो जाएगी। और कौटिल्य ने प्रजा को राजा का परित्याग करने का भी अधिकार दिया है। देखो आज के समय बात करें, अगर जनता का चुना गया प्रतिनिधि अगर जनता के लिए काम नहीं करेगा तो जनता को यह अधिकार होता है कि नेक्स्ट बार उसको निकाल दे, दूसरे को चुन सकती है। तो यहाँ पर कौटिल्य ने भी अंतिम समय में बहुत अच्छा कहा है कि जनता के मत जनमत या जनता के हित के अकॉर्डिंग राजा को काम करना चाहिए, जनमत की इच्छा के अकॉर्डिंग वो काम करना चाहिए, उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अगर राजा है वो जनमत के विरुद्ध कार्य करता है तो वो घोर अपराध प्रवृत्ति में आ जाएगा। और कौटिल्य ने तो जनता को ये कहा है कि ऐसे राजा का परित्याग कर दो। क्या कर दो? तो अब यहाँ पर बात आ जाती है कि राजा को उसी उसूलों पर चलना होगा जो जनमत और जनता से जुड़े हुए हैं। फिफ्थ पॉइंट बात करें तो राजा का व्यक्तित्व एवं शिक्षा व प्रशिक्षण। अब देखो एक राजा जो बनता है उस समय उस वही राजा बनता है जिसमें व्यक्तित्व उसके लक्षण प्रकट होते हैं। राजा को राजा के अकॉर्डिंग शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाता है तो वो उसी अकॉर्डिंग व्यवहार करेगा। यानी अगर बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो आप सभी को पता है कि अगर कलेक्टर बन रहा है कोई तो उसे कलेक्टर की जैसी हाव भाव और प्रशिक्षण व्यवस्था दी जाती है और उसके स्वाभाविक गुण में वो चीज़ें आ जाती है कि उसे कलेक्टर की तरह कार्य करना है तो वो उससे विमुख नहीं हो सकता है। तो जब राजा बनता है तो उससे पहले ही वह काफ़ी चीज़ें हैं वो ग्रहण कर लेता है और राजा को उसके अकॉर्डिंग ही व्यक्तित्व बनाना चाहिए, उसे उसी अकॉर्डिंग शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और राजा का प्रशिक्षण भी उसी अकॉर्डिंग होता है। तो जब एक पूरा कहते हैं ना यूनिफॉर्म में अगर कोई व्यक्ति है तो वो उस यूनिफॉर्म के अकॉर्डिंग काम करेगा, तो वो यूनिफॉर्म है वो उसके ऊपर दबाव डालती है, बल डालती है कि आपको उसी अकॉर्डिंग काम करना होगा। तो अगर राजा को उसके राजा के कर्तव्य के अकॉर्डिंग उसकी शिक्षा और प्रशिक्षण भी उसी अकॉर्डिंग दिया है तो स्वाभाविक रूप में है कि राजा उसी अकॉर्डिंग कार्य और व्यवहार करेगा। एंड ये जो इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट बताए वो आपको पता रखना है कि ये वो चीजें हैं जो राजा के ऊपर नियंत्रण रखती हैं। अब बात करते हैं प्रशासनिक व्यवस्था, यानी जो अंतिम रूप में हमने बात करी थी कि हम इस आज की क्लास में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, प्रशासन यानी इस राज्य को चलाने के लिए प्रशासन किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से कौटिल्य ने एक प्रशासन को सही रूप में संचालित करने के लिए अपने विचार व्यक्त किए हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं तो राजा और मंत्री परिषद है वो मिलकर प्रशासन को चलाएंगे। तो ये काम तो आप ध्यान रखिएगा कि प्रशासन को चलाने की पूरी पूरी जो जिम्मेदारी है वो राजा और मंत्री परिषद, तो मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बताऊँ कि कौटिल्य ने ये भी कहा है कि ये पूरा स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति मंत्री है, कौन सा विभाग है और वो किसके हित में है, तो उस अकॉर्डिंग काम करें। जैसे आज के समय देखते हैं ना, बात करते हैं अपन, तो आप सभी को पता होगा कि मंत्रिमंडल का निर्माण होता है और प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्रिमंडल बनाता मतलब मंत्रिमंडल बनाता है, किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, किसको कौन सा काम देना है ताकि वो व्यवस्थित काम कर सके। तो प्रशासन को चलाने के लिए हर एक मंत्री को उसका विभाग दिया जाना चाहिए, उसके संबंध में उसके कर्तव्य का आभास होना चाहिए, तो वो सिस्टम चलता। तो यहीं पर बात करते हैं कि कौटिल्य ने क्या बात करी है, तो नोट करना कि संपूर्ण प्रशासन को अलग अलग विभागों में बांटकर उनके ऊपर अलग अलग मंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो संपूर्ण प्रशासन को राजस्व, सेना, सब अलग अलग विभाग में आपको बता रहा हूँ,
टोटल मिलाकर हम बात करते हैं तो 18 तीर्थ यानी 18 विभाग की बात करी है, जिसमें थोड़े से जितने हो सकते हैं हम बता देते हैं आपको। वाणिज्य, जो व्यापार से संबंध होता है, इसलिए आप इसको वाणिज्य के साथ व्यापार को भी अलग लिखें। व्यापार, कृषि, वन, शिक्षा, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बता रहा हूँ। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर शिल्प कला, शिल्प कला आदि विभिन्न विभाग है जो होने चाहिए, हर विभाग का एक अध्यक्ष होना चाहिए। इसके अध्यक्ष नियुक्त हो, क्योंकि हर एक विभाग का स्वतंत्र अध्यक्ष होगा तो उसके संबंध में वो सभी कार्य करेगा। इसलिए प्रत्येक विभाग का क्या होना चाहिए, एक अध्यक्ष होना चाहिए। और राजा के प्रमुख मंत्री, अगर बात करूं कि राजा के प्रमुख मंत्री, जिसमें हम बात कर रहे हैं अमात्य, क्या बात करते हैं, अमात्य। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर विभागाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, और इसके अलावा कर्मचारीगण, जिसको हम अधिकारी वर्ग भी कह सकते हैं। अधिकारी वर्गों की टोटल मिलाकर टोटल ने 18 तीर्थ संख्या दी है। तीर्थों की संख्या 18 बताई है। अब देखो ये चीजें नोट करना, क्योंकि ये तो मैं आपको लिखवा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बात करते हैं तो हर एक कार्य के लिए अलग मंत्री, अलग पदाधिकारी होगा, वो काम करेगा। जैसे ये 18 जो तीर्थ हैं, जिसका मैं सही से वापस उल्लेख करूं तो इसके अंदर आप नोट कर सकते हैं, आपको मैं बता देता हूं। जिसमें देखो एक तो होगा पुरोहित, क्या होगा, पुरोहित होगा। दूसरा बात करें सेनापति, क्या बात करते हैं, सेनापति, ठीक है। वो इसके अलावा जो मंत्री है वो तो आप करेंगे, क्योंकि मंत्री पहले आते हैं, इसके बाद पुरोहित, सेनापति है। नेक्स्ट बात करें युवराज, द्वावरिक, युवराज, द्वावरिक, ये वाह, ठीक है ना, द्वावरिक। इसके अलावा अंतवेशिक यानी अंगरक्षक और अंतपुर, ये जो तीर्थ है ना उसको मंत्री कहा गया, तो उनकी बात करते हैं। नेक्स्ट है समाहर्ता, समाहर्ता, जो यहाँ पर एक एक इंपॉर्टेंट बात हो रही है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई एग्जाम में ये पक्के आने वाले हैं। 18 तीर्थ के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा संधिहर्ता, शनिदात्री भी कहा गया है, इसका अलग नाम यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं शनिदात्री मतलब कोषाध्यक्ष, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। प्रवेष्टि, शनिदात्री का मतलब होता है कोषाध्यक्ष, नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा जैसे प्रवेष्टि, प्रवेष्टि का मतलब होता है आयुक्त, जैसे नगर निगम के आयुक्त होता है ना, वैसे ही आयुक्त की बात करते हैं। फिर बोलते हैं नायक, नायक का मतलब है नगर का रक्षक, नगर का रक्षक। इसके अलावा पौर, पौर जैसे महापौर होता है ना, मतलब नगरों का रक्षक। यहाँ पर बात करें तो नायक तो नगरों का हो गया, लेकिन पौर है वो नगर का प्रधान होगा, जैसे नगर परिषद के प्रधान को कहते हैं ना, इस प्रकार से। इसके अलावा व्यवहारिक, व्यावहारिक, व्यवहारिक क्या है आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, क्योंकि व्यवहारिक जो है वो एक अधिकारी है जो दीवानी मामलों की देखरेख करता है, मतलब न्यायाधीश जो दीवानी मामलों की देखरेख करता है। इसके अलावा कार्यांतरिक, कार्यांतिक, कार्यांतिक को हम यहाँ पर बात करेंगे जो कारखानों की कंट्रोलिंग करता है, यानी कारखानों का अध्यक्ष बात कर लें। इसके अलावा मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष। ये चीजें जो इंपॉर्टेंट है आपको वो बता रहा हूं। इसके अलावा बात करें विभागाध्यक्ष,
विभागाध्यक्ष हुआ, या बात करें दंडपाल, दंडपाल जो सेना हम बात करते हैं और सेना का जो प्रमुख अधिकारी होता है ना वो। नेक्स्ट बात करें दुर्गपाल। इस प्रकार से कुछ मैंने बातें करी जो 18 तीर्थ होते हैं ना, उनके लिए मैंने आपको बताया, जो आपको समझ में आ गया होगा। देखो अब ये तो हो गई बात यहाँ पे प्रशासन के बारे में, कि पूरा प्रशासन चलाने के लिए एक पूरा सिस्टम होगा, अधिकारी होंगे और वह सभी को अलग अलग विभाग का कार्य, अलग अलग पद का कार्य दिया जाएगा और वे अपना अपना काम करेंगे। इसके अलावा प्रशासन के अंदर एक और इम्पोर्टेंट बात कही है जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये नोट कर लिया होगा। चलो आगे जो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ वो एक बार समझ लीजिए कि भाई ये तो हो गया। इसके अलावा एक राज्य में प्रशासन को चलाने के लिए चाहिए गुप्तसर व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? गुप्तसर व्यवस्था। बिल्कुल, ये कौटिल्य ने बिल्कुल यहाँ पर जरूर बताया है कि प्रशासनिक व्यवस्था में गुप्तसर को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है। गुप्तसर क्या है? आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है। दूसरी यहाँ पर बात करें तो गुप्तसरों के माध्यम से राजा के द्वारा तीर्थ सहित समस्त पदाधिकारियों कर्मचारियों के कार्यों की व्यवस्था की जानकारी होती है। कहने का मतलब है राजा है, राजा और गुप्तसर और इधर अधिकारी मंत्री वगैरह शब्द। तो अब राजा को पता करना है कि भाई वो हमारे जो पूरे अधिकारी है वो क्या काम करे, कितना काम करे, कैसे काम करे, क्या उनकी व्यवस्था है। तो राजा है वो पूरे अधिकारियों के साथ साथ उस साम्राज्य में क्या चल रहा है तो उन सब की जानकारी है वो गुप्तसर व्यवस्था से लेगा। गुप्तसर इसका भी एक विभाग होगा, उसका भी क्या होगा? एक विभाग होगा। तो गुप्तसर विभाग होगा तो जो गुप्तसर होंगे ना वो सूचना उस विभागाध्यक्ष को देंगे और गुप्तसर का जो विभागाध्यक्ष है वो वापिस सभी प्रकार की जो सूचना है, गुप्त जानकारी है वो राजा तक पहुंचाएगा। समझ में आ गया? तो राजा को अधिकारी के बारे में, साम्राज्य के बारे में जो गुप्त जानकारी है वो गुप्तसर विभाग के जरिए प्राप्त करेंगे। तो ये जानकारी सबसे जरूरी है। अब यहाँ पर एक चीज और नोट कर लीजिएगा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपको समझना भी होगा कि कौटिल्य ने गुप्तसरों की अनेक श्रेणियां बताई है। गुप्तसरों की श्रेणियां यानी गुप्तसर एक नहीं होते, अलग अलग कैटेगरी के गुप्तसर होते हैं, जिसके अंदर के बाद वैसे ये ध्यान रखना कि गुप्तसर में महिला और पुरुष दोनों को महत्व दिया है कि गुप्तसर महिला भी हो सकते हैं और पुरुष भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं। और भी अलग अलग वेश में छुप छुप के काम करेंगे, भले वो भिखारी हो, अधिकारी, यानी किसी भी रूप में होकर। गुप्तसर तो फिर आपको पता है ना कि रूप बदल के काम करते हैं, तो इसके रूप में आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जैसे बात करें इसके श्रेणी में विभाजित किया है तो कुछ विभाजित बता रहे, जैसे पहला है कापटिक। गुप्तसर विभाग की श्रेणियों को बात करो, कापटिक हो गया, उदातित, स्थित। इसके अलावा गुप्त श्रेणियों के अंतर्गत आगे बात करें गृहपातक। गृहपातक ये भी गुप्त श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा तापस वेदिक, ठीक है, नोट करते जाइएगा। विदेहक है, विधि। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं गुप्तसर श्रेणियों के अंतर्गत जो है, इसके अलावा मंत्री, तीक्ष्ण, और बात करते हैं रसद और बीजू की। यहां लिखवा देता हूं। तो इस प्रकार से बात करें तो कौटिल्य ने गुप्तसरों की श्रेणियां बताई हैं, जिसमें अलग अलग श्रेणी के गुप्तसर बताए हैं। और ध्यान रखना ये गुप्तसर अपना कार्य गुप्त रूप में करेंगे। और जस्ट अभी मैंने बताया कि जो गुप्तसर हैं, गुप्तसर ये विभिन्न प्रकार की जो सूचना है वह उनके गुप्तसर के विभाग को देंगे और गुप्तसर के विभाग का जो अध्यक्ष होगा वो ये सूचना वापस किसको देगा? राजा को देगा। और गुप्तसर है वो बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसके जरिए बहुत सी जानकारी है वो प्राप्त होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैंने इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दी है जो शायद आपके एग्जाम को बहुत अच्छा बनाएगी अगर आप इसको समझते हैं, नोट करते हैं।
और अंत में हम यही कहेंगे हमेशा की तरह कि क्लास आपके फीडबैक के ऊपर डिपेंड करती है, तो जितना अच्छा फीडबैक होता उतनी ही लगातार क्लास मिलेगी। तो चॉइस इज योर चॉइस एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।